अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जब वो पहली बार यहाँ आया था और मू शुआनियन एक ड्रैगन से लड़ रही थी, तब उसने बहुत गहराई से एक सोल का बुलावा महसूस किया था। उस वक्त वो डर के मारे भाग गया था, लेकिन अब उसे जुन शिलेई को हराने के लिए उस रहस्य को जानना ही था। उसका अंदाजा था कि नीचे पक्का किसी डिवाइन स्पिरिट का अंश मौजूद है। शायद वो वर्मिलियन बर्ड या फीनिक्स का हिस्सा हो सकता था, क्योंकि गोल्डन क्रो तो पहले ही खत्म हो चुका था। फ्लेम गॉड रेल्म के लोगों को लगता था कि यहां कोई डिवाइन स्पिरिट नहीं है, पर असल में कोई इतनी गहराई तक जा ही नहीं पाया था। अब आगे 15,000 मीटर नीचे गिरने के बाद युनचे फाइनली बेस पर पहुंच गया। वहां की फायर इतनी ज्यादा प्योर और खतरनाक थी कि एक आम डिवाइन मास्टर भी इसे सहन नहीं कर पाता। फायर का स्पिरिट ऑरा एक तूफान की तरह उसके शरीर में घुसकर प्रोफाउंड स्ट्रेंथ में बदल रहा था। पहले वो सिर्फ डिवाइन ओरिजिन रियल्म पर था, पर अब डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म में होने के कारण उसकी ताकत सोखने की स्पीड कई गुना बढ़ गई थी। युनचे की नजरें दूर दिख रही एक रेड लाइट पर जाकर टिक गई। वही उस प्रिमोर्डियल फ्लेम वेन का असली ठिकाना था, जहां उसके सवालों का जवाब छिपा था। युनचे बहुत ही तेज स्पीड से उस प्रिमोर्डियल फ्लेम वेन की तरफ बढ़ रहा था। उसका कल्टीवेशन पहले से काफी बेहतर हो चुका था, तो उसकी स्पीड भी पहली बार के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। उसे दूर से एक रेड लाइट दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। और तभी अचानक युनचे के दिल की धड़कन तेज हो गई और वो अपनी जगह पर एकदम से रुक गया। ये तो युनचे ने अनजाने में ही अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। उसे एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे किसी बिना आकार वाली चीज ने उसके सोल को हल्का सा पोक किया हो। सीन यह है कि ये फील बिल्कुल वैसी थी जैसी उसे पिछली बार यहां आने पर हुई थी। मतलब साफ था, ये चीज पक्का उसे अपनी तरफ बुला रही थी। युनचे का दिमाग ये जानकर पूरी तरह हिल गया कि उसका सोल अभी भी उसी तरह से रिएक्ट कर रहा था। उसने अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी। वो डिवाइन फ्लेम्स की लेयर्स को चीरता हुआ सीधा फ्लेम वेन की तरफ जाने लगा और उसका दिल और जोरों से धड़कने लगा। वो सोच रहा था कि आखिर वहां क्या है। क्या वो फीनिक्स डिवाइन स्पिरिट है, वर्मिलियन डिवाइन स्पिरिट है, या फिर कुछ और। वैसे यार, गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रेजेंट 5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े एरिया में फैला था। अगर वो रेड लाइट उसे गाइड नहीं कर रही होती, तो सही रास्ता खोजना लगभग नामुमकिन था। युनचे बिना एक पल का आराम किए पूरे 50,000 किलोमीटर तक आगे बढ़ता गया और फाइनली वो अपनी मंजिल के पास पहुंच गया। युनचे के कदम आखिरकार रुक गए। उसके सामने एक रेड लाइट थी जो इस फायर की दुनिया के बीचों बीच एक गोल घूमे हुए ड्रैगन के आकार में दिख रही थी। ये लाइट इतनी लंबी थी कि इसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। इसे देखते ही युनचे के स्पिरिचुअल सेंस में एक अजीब सा खालीपन आ गया। उसे लगा जैसे किसी इनविजिबल होल ने उसके सारे फ्लेम एलिमेंट को महसूस करने की पावर ही निगल ली हो। जब उसने काफी देर बाद अपनी नजरें उस रेड लाइट से हटाई, तब जाकर ये खौफनाक फीलिंग धीरे धीरे कम हुई। इसमें कोई शक नहीं था कि ये प्रिमोर्डियल फ्लेम वेन बिल्कुल उसी लेवल की थी जिस लेवल की हेवनली नेदरफ्रॉस्ट लेक की प्रिमोर्डियल कोल्ड वेन थी। दोनों ही एरा ऑफ गॉड्स के टाइम की बची हुई एनर्जी थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि हेवनली नेदरफ्रॉस्ट लेक की कोल्ड वेन बहुत छोटी थी, जबकि ये फ्लेम वेन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके अंदर की एनर्जी इतनी भयंकर और हाई लेवल की थी कि युनचे उसे ठीक से महसूस भी नहीं कर पा रहा था। युनचे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि फ्लेम गॉड रेल्म जैसे एक मिडिल स्टार रेल्म में इतनी खतरनाक एनर्जी छुपी हुई है। अगर ये एनर्जी बाहर निकल जाए तो ये किसी अपर स्टार रेल्म या फिर किसी किंग रेल्म को भी आसानी से तबाह कर सकती है ना? जैसे ही युनचे ने आगे बढ़ने के लिए अपना पैर उठाया, तभी उसके सामने 2 क्रिम्सन फ्लेम्स चमकने लगी। युनचे, तुम फाइनली आ ही गए। मैं काफी टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक कमजोर लेकिन एकदम क्लियर आवाज युनचे के दिमाग में गूंजी। उसने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया। बहुत ऊंचाई पर 2 लंबी, पतली और गोल्डन आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। और तभी आसपास की फ्लेम्स की रोशनी कम हो गई, जैसे इस पूरे नर्क में बस वो आंखें ही सब कुछ हो। युनचे ने हैरानी से पूछा, क्या तुम फीनिक्स डिवाइन स्पिरिट हो? असल बात यह है कि ये गोल्डन आंखें गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट से भी ज्यादा पतली और लंबी थी। इन्हें देखते ही युनचे को वो पल याद आ गया जब वो 10 साल से भी ज्यादा पहले पहली बार किसी डिवाइन स्पिरिट से मिला था। वो आंखें ब्लू वाइंड एम्पायर के 10,000 बीस्ट माउंटेन में मौजूद फीनिक्स क्लैन के ट्रायल ग्राउंड्स की थी।
जैसे ही ये आंखें सामने आई, यून से फीनिक्स फ्लेम का डिवाइन ऑरा भी नीचे उतरने लगा। उस आवाज ने कहा, मैं कोई डिवाइन स्पिरिट नहीं हूं, बल्कि इस दुनिया में बचा हुआ फीनिक्स का एक सोल फ्रैगमेंट हूं। मैंने 3 साल पहले ही तुम्हारे आने को महसूस कर लिया था, पर तुम यहां पहुंचने से पहले ही चले गए थे। लेकिन अब तुम मेरी उम्मीद के मुताबिक फाइनली आ गए हो। यह भी फेट का ही बुलावा है। यूनचे मन ही मन बोला, यह सच में फीनिक्स डिवाइन स्पिरिट है। फीनिक्स क्लैन में मिलने के बाद यह दूसरी बार था जब वो किसी फीनिक्स डिवाइन स्पिरिट से मिल रहा था, वो भी गॉडरल में। यूनचे ने अपने सवाल दागे, क्या तुमने मुझे बुलाया था? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और फिर कुछ सोचकर बोला, क्या उस दूसरे फीनिक्स डिवाइन स्पिरिट ने तुम्हें मेरे बारे में बताया था? फीनिक्स डिवाइन स्पिरिट ने शांत आवाज में कहा, एकदम सही। हम अलग अलग जगहों पर हैं, पर हम दोनों ही फीनिक्स के बचे हुए सोल फ्रैगमेंट्स हैं। इसलिए हम सोल वॉइस और मेमोरी ट्रांसफर के जरिए बात कर सकते हैं। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि तुम्हारे पैदा होने वाले कॉन्टिनेंट में 2 सोल फ्रैगमेंट्स थे। उसने आगे बताया, उनमें से एक दुनिया के लालच में पड़ गया था, पर बाद में उसे पछतावा हुआ और उसने ग्रेट कैलेमिटी के आने का अंदेशा होते ही अपना सब कुछ एक इंसान को दे दिया। दूसरा फ्रैगमेंट अभी भी वहां है, पर वो भी खत्म होने की कगार पर है। स्पिरिट ने कहा, इसके अलावा मैं इस दुनिया में फीनिक्स सोल का आखिरी हिस्सा हूं, पर मैं सिर्फ गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन के सहारे जिंदा हूं। यहां से बाहर निकलते ही मैं बहुत जल्दी खत्म हो जाऊंगा। यूनचे ने शब्दों को दोहराते हुए पूछा, ग्रेट कैलामिटी, क्या तुम उस क्रिम्सन क्रैक की बात कर रहे हो? उसे इन कुछ दिनों में मू बिंगयुन से क्रिम्सन क्रैक के बारे में कुछ बातें पता चली थी, और ये बातें गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट और आइस फीनिक्स लड़की की बातों से एकदम मैच कर रही थी। यूनचे ने जल्दी से पूछा, एकदम सही। फीनिक्स की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई बहुत पुरानी या हो। आखिर यह है क्या? क्या यह सच में कोई बहुत बड़ी तबाही है जैसा सब सोच रहे हैं? स्पिरिट ने जवाब दिया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हम ट्रू गॉड के सोल फ्रैगमेंट्स होकर भी ये पता नहीं लगा सकते कि उस क्रिम्सन क्रैक के पीछे क्या है या उसके आने का कारण क्या है। पर एक बात तय है, वो कोई शायद होने वाली तबाही नहीं है, बल्कि वो एक तबाही है जो होकर रहेगी। स्पिरिट की बात सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। उसने आगे कहा, जब ये तबाही सच में आएगी तो वो तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा भयंकर होगी। ईस्टर्न डिवाइन रीजन तो छोड़ो, पूरे गॉड रियल्म की मिली हुई पावर भी उसे रोक नहीं पाएगी। यूनचे की आंखें एकदम से सिकुड़ गई। क्या पूरा गॉड रियल्म भी नहीं? ये इतनी भयंकर तबाही कैसे हो सकती है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? स्पिरिट ने जवाब दिया, क्योंकि जब भी मैं उस क्रिम्सन क्रैक के ऑरा को महसूस करता हूं तो मुझे एक कभी ना खत्म होने वाला खौफ महसूस होता है। यह सुनकर यूनचे वही का वही सन्न रह गया। भाई, भले ही ये एक सोल फ्रैगमेंट था, पर था तो ये एक ट्रू गॉड लेवल का सोल। अगर एक ट्रू गॉड का सोल दूर से ही उस चीज को महसूस करके खौफ खा रहा था, तो वो तबाही आखिर किस लेवल की होगी? तभी यूनचे के दिमाग की बत्ती जली। एक इंसान था जिसे इसका जवाब पता हो सकता था। हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक के नीचे मौजूद आइस फीनिक्स लड़की। उसी ने सबसे पहले उसे फ्यूचर की कैलामिटी के बारे में बताया था। पूरे प्राइमल केओस में सिर्फ वही एक थी जिसे इस तबाही का असली कारण पता था, पर दिक्कत यह थी कि उसने अभी बताने से मना कर दिया था। आखिर उस क्रिम्सन क्रैक का चक्कर क्या था? स्पिरिट ने आगे कहा, हम भले ही सोल फ्रैगमेंट्स हैं, पर हमारे अंदर एक गॉड का हाई ईगो है। हम कभी किसी इंसान के लिए अपनी जान नहीं देते, लेकिन तुम्हारे पुराने वर्ल्ड में एक फीनिक्स फ्रैगमेंट ने एक लड़की को अपना सब कुछ दे दिया, और इसी फ्लेम गॉड रियल्म में गोल्डन क्रो की आखिरी सोल ने हुओ पोयुन नाम के लड़के को अपनी सारी पावर दे दी। इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो फ्यूचर में आने वाली तबाही। मैंने भी तुम्हें इसी मकसद से यहां बुलाया है। यूनचे अब कोई बच्चा नहीं था, और उसने पिछले कुछ सालों में कई डिवाइन स्पिरिट्स देखे थे, इसलिए उसके अंदर डर से ज्यादा रिस्पेक्ट की फीलिंग थी। फीनिक्स स्पिरिट की बात सुनकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने एक्साइटमेंट में पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि तुम मुझे अपना बचा हुआ डिवाइन ब्लड और डिवाइन सोल गिफ्ट करने वाले हो? सीन यह है कि यूनचे यहां अपनी ताकत बढ़ाने का कोई शॉर्टकट खोजने आया था। अगर कुछ नहीं मिलता तो वो टाइम व्हील पर्ल यूज करने वाला था, पर उसकी किस्मत इतनी सही थी कि उसे बिना मांगे ही एक डिवाइन स्पिरिट अपनी पावर्स देने को तैयार था।
फीनिक्स स्पिरिट की आवाज में एक भारीपन था, पर साथ ही एक सुकून भी था। उसने यूनचे से कहा, तुमने इविल गॉड की पावर को इनहेरिट किया है, तो इसमें कोई शक नहीं कि तुम फीनिक्स की पावर को उसकी आखिरी हद तक ले जा सकते हो। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत पहले से पता था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे सामने आओगे। 3 साल पहले जब मैंने तुम्हें महसूस किया था, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे यकीन है कि तुम फीनिक्स की आखिरी इच्छा और पावर को निराश नहीं करोगे। मतलब साफ है, किसी भी डिवाइन स्पिरिट की पावर मिलना दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। इसके लिए इंसान की किस्मत तो अच्छी होनी ही चाहिए, साथ ही उसे कई खतरनाक ट्रायल्स भी पास करने पड़ते हैं। लेकिन दिक्कत यह थी कि यहां फीनिक्स स्पिरिट ने खुद यूनचे को बुलाया था और बिना मांगे ही अपनी सारी पावर देने को तैयार था। गॉड रियल्म की हिस्ट्री में शायद यूनचे पहला इंसान था जिसे इतनी आसानी से यह सब मिल रहा था, और सच कहे तो सिर्फ वही इसके लायक भी था। तभी फीनिक्स स्पिरिट ने थोड़ी अफसोस भरी आवाज में कहा, अगर तुम कुछ साल पहले आ गए होते तो गोल्डन क्रो स्पिरिट ने हुओ पोयुन की जगह तुम्हें ही चुना होता। यह सुनकर यूनचे के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और पूछा, फीनिक्स स्पिरिट, अगर वो क्रिम्सन क्रैक वाली तबाही सच में आई, तो क्या मेरी अभी की पावर उसे रोकने के लिए काफी है? यह सुनकर फीनिक्स स्पिरिट काफी देर तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला, तुमने इविल गॉड की पावर इनहेरिट की है। अभी के लिए तुम पूरी दुनिया के सबसे खास इंसान हो जिसके पास क्रिएशन गॉड्स की पावर है, लेकिन तुम आखिर में हो तो एक इंसान ही। उस भयंकर तबाही के सामने तुम्हारी पावर और तुम्हारी हस्ती एक धूल के कण से ज्यादा कुछ नहीं है। यह सुनकर यूनचे एकदम सन्न रह गया। फीनिक्स स्पिरिट ने आगे कहा, वो कोई ऐसी तबाही नहीं है जिससे कोई अकेला लड़ सके। अगर पूरे गॉड रियल्म के लोग अपने सारे भेदभाव, स्टार रियल्म्स की दुश्मनी और निजी झगड़े भुलाकर एक साथ लड़े, बिना किसी स्वार्थ के अपनी पाई पाई पावर लगा दे, तब जाकर शायद हमारे बचने का एक छोटा सा चांस होगा। फीनिक्स स्पिरिट की इन कुछ लाइनों ने यूनचे के रोंगटे खड़े कर दिए। ये कोई आम खतरा नहीं था, ये पूरी दुनिया को खत्म कर देने वाली चीज थी। लेकिन सीन ये है कि यूनचे के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। अगर फीनिक्स स्पिरिट और वो आइस फीनिक्स लड़की एक ही तबाही की बात कर रहे थे, तो आइस फीनिक्स लड़की ने ऐसा क्यों कहा था कि सिर्फ यूनचे ही इसे रोक सकता है, जबकि फीनिक्स स्पिरिट कह रहा था कि वो एक धूल के कण के बराबर है? आखिर उस लड़की को ऐसा क्या पता था? यूनचे ने पूछा, तो क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है कि ये तबाही कब आने वाली है? फीनिक्स स्पिरिट ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ये कुछ सालों में, 10 सालों में, 100 सालों में, 1000 सालों में, या शायद कल सुबह ही आ जाए। मैं तुम्हारे अंदर पावर की भूख देख सकता हूं। तुम्हें अपनी बची हुई पावर देना ही मेरा सबसे सही फैसला है, पर मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी पावर का भार सहोगे और तबाही के वक्त एक उम्मीद की किरण बनोगे। यूनचे ने और सवाल पूछने बंद कर दिए। उसने सिर हिलाया और बोला, मुझे अभी पावर की बहुत जरूरत है। टेंशन मत लो। अगर वो तबाही इतनी ही खतरनाक है, तो वैसे भी मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं बचेगी। यह सुनकर फीनिक्स की आंखें अजीब तरीके से चमक उठीं। उसने कहा, बहुत बढ़िया। मेरी हस्ती अब बहुत कमजोर हो चुकी है, वरना मुझे इस एंशिएंट गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रेजेंस से बंद कर नहीं रहना पड़ता। मैं तुम्हें अपने डिवाइन ब्लड की आखिरी 7 बूंदे, अपना 70% डिवाइन सोल और वर्ल्ड ओड ऑफ दी फीनिक्स का पूरा कंप्लीट वर्जन दे रहा हूं। यह सुनते ही यूनचे का दिल जोरों से धड़कने लगा। फीनिक्स स्पिरिट इतना कमजोर था कि वो बाहर भी नहीं जा सकता था, तो 7 बूंद खून मिलना कोई हैरानी की बात नहीं थी। पर वर्ल्ड ओड ऑफ दी फीनिक्स का कंप्लीट वर्जन उसके लिए एक बहुत बड़ा खजाना था। असल बात यह है कि अभी तक यूनचे को वर्ल्ड ओड ऑफ दी फीनिक्स के सिर्फ 6 स्टेजेस पता थे, जो गोल्डन क्रो के रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड के कंप्लीट वर्जन के सामने कुछ भी नहीं थे। लेकिन अब इस कंप्लीट वर्जन, ज्यादा फीनिक्स डिवाइन ब्लड और एक पावरफुल फीनिक्स डिवाइन सोल के साथ, उसकी फीनिक्स फ्लेम्स फाइनली उसकी गोल्डन क्रो फ्लेम्स के बराबर हो जाएंगी। तभी फीनिक्स की आंखें कई गुना ज्यादा चमकने लगी। फायर का समंदर बीच से अलग हुआ और उसकी आंखों के बीच से एक चमकता हुआ फायर का तारा निकला। उसमें से फीनिक्स की एकदम प्योर और भारी डिवाइन प्रेजेंस आ रही थी। यह फीनिक्स की इस दुनिया में बची हुई आखिरी पावर है। ओ इंसान जिसने इविल गॉड की पावर ली है, मैं तुम्हें फीनिक्स की पावर और उसकी इच्छा सौंपता हूं। इस पवित्र आवाज के साथ वो तारा सीधा उड़कर यूनचे के माथे में घुस गया। प्राइमल फीनिक्स डिवाइन ब्लड की 7 बूंदे और फीनिक्स डिवाइन सोल का एक हिस्सा यूनचे के शरीर में चला गया।
उसके अंदर मौजूद पहले वाले फीनिक्स डिवाइन सोल ने तुरंत एक लंबी आवाज निकाली और उसके पास पहले से मौजूद खून की 3 बूंदें अपने आप उबलने लगी। देखते ही देखते युनचे काफी देर के लिए फीनिक्स फ्लेम से पूरी तरह कवर हो गया। वो अपने अंदर उस भयंकर पावर और वर्ल्ड वॉर ऑफ द फीनिक्स के कंप्लीट वर्जन को एकदम साफ महसूस कर सकता था। लेकिन दूसरी तरफ फीनिक्स स्पिरिट की आंखों की रोशनी एकदम फीकी पड़ गई और उसका ऑरा पहले से 10 गुना ज्यादा कमजोर हो गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें जो डिवाइन सोल दिया है उसमें वर्ल्ड वॉर ऑफ द फीनिक्स और मेरी आखिरी पावर है। दिक्कत यह है कि ये इतना कमजोर है कि ये तुम्हारी प्रोफाउंड एनर्जी को सिर्फ आधे स्मॉल रियल्म तक ही बढ़ा पाएगा, पर फिर भी ये तुम्हारे काफी काम आएगा और तुम इसे बिना किसी परेशानी के परफेक्ट तरीके से रिफाइन कर लोगे। युनचे ने अपने शरीर में उठ रहे तूफान को शांत किया और फीनिक्स स्पिरिट के सामने सिर झुकाकर बोला, आपके इस गिफ्ट के लिए बहुत शुक्रिया फीनिक्स स्पिरिट। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उसे पता था कि इसका मतलब क्या है। अब जल्दी ही फीनिक्स स्पिरिट इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फीनिक्स स्पिरिट ने एक लंबी आह भरी और कहा, तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, पर मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में गोल्डन क्रो स्पिरिट से किया हुआ आखिरी वादा तोड़ना ही लिखा है। युनचे एक पल के लिए कंफ्यूज हुआ, फिर उसे कुछ याद आया। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारा मतलब गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड से है? फीनिक्स स्पिरिट बोला, फ्लेम गॉड रियल्म में गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड की कहानी हमेशा से रही है, तो तुम्हारा यह जानना कोई अजीब बात नहीं है। हाँ, पूरी तरह खत्म होने से ठीक पहले गोल्डन क्रो स्पिरिट ने मुझे वो गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड सौंपी थी। उसने आगे बताया, बहुत पहले ये गोल्डन क्रो की एक बहुत कीमती धरोहर थी जो गॉड्स और डेविल्स की मौत के बाद भी बच गई, क्योंकि ये इस इन्फर्नो प्रिजन के एकदम बेस में रखी थी। पर अब प्रिमोर्डियल एनर्जी कम होने की वजह से इसकी ज्यादातर पावर जा चुकी है। फिर भी आज के टाइम में ये एक भयंकर ताकतवर तलवार है जिसे कोई आम इंसान नहीं चला सकता। गोल्डन क्रो स्पिरिट को मजबूरी में इसे यहां रखना पड़ा ताकि इसकी पावर कम ना हो। मुझे इसे उस इंसान को देना था जो इसके लायक हो, और पूरी दुनिया में सिर्फ वो इंसान हुओ पोयुन ही इस तलवार को चलाने के लायक है। पर अब मैं उसके पूरी तरह बड़ा और ताकतवर होने का इंतजार नहीं कर सकता। बस उम्मीद है कि वो इस तलवार की कहानी को भूलेगा नहीं और एक दिन इसे लेने यहां जरूर आएगा। गोल्डन क्रो और फीनिक्स एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, पर फीनिक्स स्पिरिट ने अपना वादा नहीं भुलाया था। युनचे ने तुरंत उस फीनिक्स डिवाइन ब्लड और डिवाइन सोल को रिफाइन नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और कुछ सोचते हुए पूछा, फीनिक्स स्पिरिट, गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड को चलाने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? स्पिरिट ने जवाब दिया, एक भयंकर प्रोफाउंड स्ट्रेंथ और गोल्डन क्रो फ्लेम्स के आर्ट में एक हाई लेवल की समझ, और ये दूसरी शर्त बहुत ज्यादा जरूरी है। युनचे की आंखों में एक चमक आ गई। मतलब साफ है, तुम्हें किस लेवल की समझ की बात कर रहे हो? फीनिक्स स्पिरिट ने भारी आवाज में जवाब दिया, 9 सन्स हेवेंस फ्यूरी। यह सुनकर युनचे थोड़ा चौंक गया। मतलब किसी को इतना काबिल होना चाहिए कि वो 9 सन्स हेवेंस फ्यूरी को समझ सके। फीनिक्स स्पिरिट ने समझाते हुए कहा, वर्मिलियन बर्ड का 1000 फेदर नेदर अनाइलेशन सॉन्ग, फिनिक्स का वर्ल्ड इल्यूमिनेटर रेड लोटस और गोल्डन क्रो का 9 सन्स हेवेंस फ्यूरी, ये तीनों अपनी अपनी डिवाइन फ्लेम्स की आखिरी हद है। किसी भी इंसान के लिए इन टेक्निक्स को सीखना बहुत मुश्किल है और ये सिर्फ अच्छी समझ होने से नहीं आ जाती। उसने आगे कहा, फिर भी अगर कोई इंसान गोल्डन क्रो की डिवाइन पावर को इतना अच्छे से कल्टिवेट कर ले कि वो 9 सन्स हेवेंस फ्यूरी का इस्तेमाल कर सके, तो गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड उसे अपना लेगी। ये सुनते ही युनचे ने पूरी गंभीरता से पूछा, अगर ऐसी बात है तो क्या मैं गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश कर सकता हूं? फीनिक्स स्पिरिट कुछ पल के लिए शांत हो गया और उसका ऑरा हल्का सा कांपने लगा, लेकिन उसने युनचे से कोई सवाल नहीं पूछा और सीधा बोला, ठीक है। अगले ही पल आग का वो समंदर उबलने लगा और फ्लेम्स बीच से कटकर रास्ता बनाने लगी। 3 किलोमीटर दूर युनचे को एक लाल गोल्डन रोशनी दिखाई दी जो उस भयंकर आग के बीच भी अलग ही चमक रही थी। वो एक बहुत बड़ी गोल्डन तलवार थी। आधी तलवार लाल गोल्डन फ्लेम से ढकी हुई थी और बाकी आधी लाल चट्टान के अंदर धंसी हुई थी। युनचे की नजरें बस उसी तलवार पर टिक गई। फीनिक्स स्पिरिट ने कहा, तो फिर इसे निकालने की कोशिश करो। युनचे आग की कई लेयर्स को चीरता हुआ उस विशाल गोल्डन क्रो स्वॉर्ड के सामने जाकर रुका। जैसे ही वो पास पहुंचा,
एक खौफनाक स्वॉर्ड ऑरा और उतनी ही ताकतवर गोल्डन क्रो फ्लेम का ऑरा उसके चेहरे से टकराया। उसे ऐसा लगा जैसे उस तलवार के अंदर एक जिंदा ज्वालामुखी छुपा हो जो कभी भी फट सकता है। भले ही आधी तलवार ही दिख रही थी, पर उसका ऑरा हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। युन चे ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक गहरी सांस ली। उसने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को इकट्ठा किया और धीरे धीरे उस जलती हुई तलवार के हत्थे पर अपनी पकड़ पावरफुल की, और फिर उसने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। बैंग! युन चे की प्रोफाउंड एनर्जी का धमाका हुआ और उसके चारों तरफ गोल्डन फ्लेम्स पागलपन से जलने लगी। लेकिन दिक्कत यह थी कि वो गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड को रत्ती भर भी हिला नहीं पाया। तलवार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे वो अपनी जगह पर जम गई हो। युन चे ने माथा सिकोड़ा, पर उसने हार नहीं मानी। उसने रंबलिंग हेवन को एक्टिवेट किया और सीधा अपनी फुल फॉर्म में आ गया। उसी वक्त उसने गोल्डन क्रोज रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड को उसकी फुल लिमिट तक चला दिया, जिससे गोल्डन क्रो फ्लेम्स हवा में कई सौ मीटर ऊपर तक उठने लगी। उसने एक बार फिर तलवार का हत्थे पकड़ा, एक गहरी सांस ली और चिल्लाया, बूम! एक भयंकर धमाके ने युन चे के आसपास की फ्लेम्स को चीर दिया। पावर के इस अचानक फटने से उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन गया। लेकिन गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड अभी भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। युन चे को समझ आ गया था कि जब अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी तलवार नहीं हिली तो आगे कोशिश करना बेकार है। उसने हत्थे से अपने हाथ हटाए और हल्की सी आह भरते हुए बोला, जैसा कि मैंने सोचा था, ये काम नहीं किया। उसे पूरा यकीन था कि गोल्डन क्रो फ्लेम्स पर उसका कंट्रोल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तलवार न हिलने की इकलौती वजह यह थी कि उसकी अभी की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ बहुत कम थी। जब तक वो और ताकतवर नहीं हो जाता तब तक गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड उसे कभी नहीं अपनाएगी, भले ही उसके पास इविल गॉड की पावर क्यों ना हो। ये खुशबू कैसी है? ये तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। जैसे ही युन चे ने हार मानी, अचानक उसके कानों के पास एक लड़की की एक्साइटेड आवाज गूंजी। उसी वक्त उसके बाएं हाथ पर एक लाल चमक उठी और होंगर अचानक से वहां आ टपकी। उसकी लाल आंखें बेताबी से इधर उधर दौड़ रही थी। होंगर! वैसे तो होंगर अक्सर अपनी मर्जी से ही बाहर आ जाती थी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो अभी एंशिएंट गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रिजन की गहराई में थे। पर होंगर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस खौफनाक आग का उस पर कोई असर ही ना हो रहा हो। उसने युन चे की बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो अपनी छोटी सी नाक से सूंघने में पूरी तरह मग्न थी। ये तो बहुत बहुत अच्छी है। मैंने इतनी अच्छी खुशबू पहले कभी नहीं सूंघी। कहाँ है, कहाँ है? होंगर की नजरें सीधा गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड पर जाकर टिक गई। ये देखकर युन चे की आंखें फटी की फटी रह गई। रुको, एक सेकंड रुको। क्या वो इसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? होंगर ने पूरी खुशी से एक चीख मारी, वाह, और बिजली की तेजी से गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड की तरफ झपटी। युन चे घबराकर चिल्लाया, होंगर, तुम रुको, एक मिनट रुको। पर भाई, सामने इतना लजीज खाना देखकर होंगर के पास युन चे की बात सुनने का टाइम कहाँ था। वो एक वूश की आवाज के साथ गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड पर ऐसे झपटी कि युन चे को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। फिर उसने देखा कि होंगर की आंखें चमक रही थी। उसने अपना मुंह खोला, अपने चमकीले और नुकीले सफेद दांत दिखाए और गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड को काटने के लिए आगे बढ़ी। तलवार को देखकर अचानक से उसके खुले मुंह से लार टपकने लगी थी। रुक जाओ! युन चे डर के मारे पीला पड़ गया और घबराहट में आगे दौड़ा। और सीन यह है कि वो इसलिए नहीं घबरा रहा था कि होंगर की वजह से गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड खराब हो जाएगी। क्या मजाक है! वो गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड थी, एंशिएंट एरा ऑफ गॉड्स की बची हुई एक डिवाइन चीज। भले ही वो अपनी असली ताकत के मुकाबले अभी बहुत कमजोर थी, पर फिर भी वो एक ट्रू गॉड लेवल की चीज थी। कोई आम प्रोफाउंड स्वॉर्ड उसकी बराबरी कैसे कर सकती थी? असल बात यह थी कि वो डर रहा था कि कहीं गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड की वजह से होंगर को चोट ना लग जाए। उस तलवार की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसका एक बाइट भी होंगर को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन जब तक युन चे के मुंह से डर की चीख निकलती, होंगर तलवार पर दांत गड़ा चुकी थी। क्लैक! एक जोर की और साफ आवाज के साथ गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड पर एक दांत के आकार का छेद बन गया। भाई साहब,
वो उस तलवार के टुकड़े को ऐसे चबा रही थी जैसे वो कोई सोने का पापड़ हो। युनचे की आंखें फटी रह गई और उसका शरीर एक ही पल में जम गया। होंगर के गाल खुले हुए थे और उसका मुंह कुछ चबाने के मजे ले रहा था। उसकी आंखों में एक एक्साइटेड लाल चमक थी। वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। इन्फर्नो प्रिजन अचानक से बहुत ज्यादा बेचैन उठा और यहां तक कि आसमान में मौजूद फीनिक्स की आंखें भी सिकुड़ गई। ये आखिर यह है क्या? फीनिक्स की डिवाइन आवाज भी डर से कांप रही थी, क्योंकि जो नजारा उसके सामने था वो उसके लेवल के किसी के लिए भी समझ से बाहर था। अब जाकर युनचे अपने सदमे से बाहर आया, जैसे वो किसी सपने से जागा हो। उसने जोर से दहाड़ते हुए होंगर की तरफ छलांग लगाई। होंगर, तुम उसे नहीं खा सकती। अपनी तरफ एक तेज हवा को आते देख होंगर ने हैरानी से एक आवाज निकाली। वो तुरंत मुड़ी और उसका छोटा सा शरीर एक झिलमिलाती रोशनी की तरह वहां से भाग निकला, जिसकी वजह से युनचे का निशाना पूरी तरह चूक गया। जो गोल्डन क्रोस सेक्रेड स्वॉर्ड युनचे की पूरी ताकत लगाने के बाद भी रत्ती भर नहीं हिली थी, उसे होंगर ने बड़ी आसानी से उठा लिया था। वो उसे लेकर बहुत दूर भाग गई, और वो भी इतनी आसानी से जैसे उसने रास्ते से कोई मामूली सी लकड़ी उठा ली हो। युनचे की आंखें बाहर आने को हो गई। उसने तुरंत एक अजीब सी चीख मारी और फिर से होंगर के पीछे दौड़ा। होंगर, तुम सच में उसे नहीं खा सकती। अपने खाने को छीनने के लिए युनचे को पीछे भागते देख होंगर ने एक चीख मारी और बिना हिचकिचाए वहां से भागने लगी। और मजे की बात यह थी कि उसने गोल्डन क्रोस सेक्रेड स्वॉर्ड को कसकर गले लगाया हुआ था, जो उसके शरीर से दोगुनी बड़ी थी। भले ही युनचे का कल्टीवेशन बहुत अच्छा था और वो इन्फर्नो प्रिजन के अंदर था, पर फिर भी उसके और होंगर के बीच काफी फासला बन चुका था। पलक झपकते ही वो एक लाल रोशनी की तरह दूर भाग रही थी। और हद तो तब हो गई कि वो सिर्फ उस तलवार को लेकर भाग ही नहीं रही थी, बल्कि भागते भागते उसे पागलों की तरह चबा भी रही थी। उसकी भागने और चबाने की स्पीड इतनी डरावनी थी कि भूत पिशाच भी रो पड़े। वो लगातार तलवार को चबा रही थी और क्लैक क्लैक की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस तलवार के अंदर से गोल्डन क्रो के सोल की एक हल्की सी खौफनाक चीख आ रही हो। जब युनचे पहली बार होंगर से मिला था और उसने जबरदस्ती उसकी ड्रैगन फॉल्ट खा ली थी, तब भी वो उसे नहीं पकड़ पाया था। बाद में जब उसने एटर्नल नाइट डेविल स्वॉर्ड खाई, तब भी वो उसे रोक नहीं पाया। और आज जब उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी, तब भी वो होंगर को नहीं पकड़ पा रहा था। कुछ ही देर बाद युनचे हार मानकर रुक गया। वो बस एकटक होंगर को देखता रहा और उस गोल्डन क्रोस सेक्रेड स्वॉर्ड को भी, जो उसके हाथों में तेजी से गायब हो रही थी। सिर्फ 10-15 सांसों के छोटे से टाइम में होंगर ने वो पूरी की पूरी विशाल गोल्डन क्रोस सेक्रेड स्वॉर्ड खा ली थी। जब तलवार का ब्लेड पूरी तरह खत्म हो गया, तो वो गोल्डन क्रो फ्लेम भी पूरी तरह बुझ गई, जो ना जाने कितने लंबे समय से जल रही थी। अब वहां सिर्फ एक फीका और बेजान हत्था बचा था। होंगर उस हत्थे से खेल रही थी और अपने प्यारे से चेहरे के साथ युनचे के सामने खड़ी थी। उसके गाल अभी भी खुले हुए थे और वो तलवार के आखिरी टुकड़े को चबाते हुए एक बड़ी सी स्माइल दे रही थी। उसने अपनी लाल और सुंदर भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने तो पूरी तलवार खा ली, तो अब मास्टर का मुझे पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। ही। युनचे के गले से घबराहट के मारे एक अजीब सी आवाज निकली। उधर होंगर ने उस स्वॉर्ड का आखिरी टुकड़ा भी निगल लिया और मजे में अपनी आंखें सिकोड़ी। बहुत बहुत टेस्टी। मैंने आज तक जितनी भी चीजें खाई हैं, ये उनमें सबसे बढ़िया था। मास्टर, आप कितने अच्छे हो जो मेरे लिए इतनी यम्मी चीज ढूंढ कर लाए। युनचे का मुंह खुला का खुला रह गया और काफी देर तक बंद ही नहीं हुआ। भाई, वो कोई मामूली चीज नहीं थी, वो गोल्डन क्रोस सेक्रेड स्वॉर्ड थी। और होंगर ने उसे ऐसे चबा लिया जैसे वो कोई आम सी स्वॉर्ड हो। उसने पहले एटर्नल नाइट डेविल स्वॉर्ड भी खाई थी, पर उसमें कोई एनर्जी नहीं बची थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड एकदम अलग चीज थी। ये गोल्डन क्रो की छोड़ी हुई एक डिवाइन स्वॉर्ड थी, जो युनचे की इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हिली थी। और ये छोटी सी मॉन्स्टर उसे पूरी की पूरी डकार गई। युनचे का तो माथा ही भन्ना गया था कि अब वो करेगा क्या। फीनिक्स डिवाइन स्पिरिट की आवाज डर से कांप रही थी। वो सच में गोल्डन क्रो सेक्रेड स्वॉर्ड को खा गई। उसने सच में, इस दुनिया में अब कोई गॉड नहीं बचा था,
तो एक ट्रू गॉड लेवल के बीइंग का इस तरह डर से कांपना सच में होश उड़ा देने वाली बात थी। उसने पूछा, आखिर वो है कौन? वो क्या है? युनचे ने अपना सिर उठाया और हकलाते हुए बोला, वो मेरी स्वॉर्ड की स्वॉर्ड स्पिरिट है। नॉर्मली वो स्वॉर्ड्स ही खाती है। मुझे खुद नहीं पता था कि वो गोल्डन क्रॉस सेक्रेड स्वॉर्ड को भी खा सकती है। सच कहें तो युनचे का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। सीन ये है कि युनचे अंदर ही अंदर घबरा रहा था। वो ट्रू गॉड का छोड़ा हुआ एक डिवाइन आइटम था। अब वो इसकी भरपाई कैसे करेगा? क्या उसे इसके बदले अपना सिर काट कर देना पड़ेगा? फीनिक्स डिवाइन स्पिरिट को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसी कोई स्वॉर्ड स्पिरिट हो सकती थी। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।